हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एंडरसन क्लासेस। तो हम आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो क्लास 10th का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, आसानी से समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा कोई टिपिकल नहीं है कि या टफ नहीं है। अगर आप ध्यान सुनेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन है क्या, तो एग्जैक्टली अगर अपन एक सिंगल लाइन के अंदर बोलना चाहें कि रिप्रोडक्शन है क्या, तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर सपोज करो सेम स्पीशीज यानी सेम जो ऑर्गेनिज्म है, यानी दो पेरेंट्स हों या सिंगल पेरेंट्स हों, तो वो जो स्पीशीज है ऑलरेडी वैसी की वैसी दूसरी स्पीशीज बनती है, तो उसको हम नॉर्मल वे के अंदर रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो बेसिकली रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती क्यों है? रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि अगर सपोज को रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो चीज़ है, देखो ऐसा है कि कोई भी स्पीशीज़ है वो आई, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो अगर वो आगे चलता रहे, साइकिल चलता रहे, ऐसा नहीं होता है क्या कि ना, आपने देखा होगा कि जैसे जो जिसकी एज पूरी हो जाती है वो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर नई जनरेशन आती रहती है ना। अगर नई जनरेशन नहीं आएगी तो ना जो है ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ। तो वो चीज़ चलती रहे, वो साइकिल चलता रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन मस्ट है। यानी अगर एक सिंपल वे में हम एक सिंपल लैंग्वेज में हम अगर कहें, तो जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड इसमें यहाँ पे आता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब एक जो है कि ना, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वेरिएशन की, और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एक तरह से आपने जो एक चार्ल्स डार्विन की जो है वो पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। यानी जो व्यक्ति फिट है वो लाइफ में अच्छे से जीता है, वो जिंदा रहता है। ये एक बेसिक फंडा है। यानी आप एक सिंपल वे में कहेंगे तो वेरिएशन जो होता है ना, हमारे को सरवाइव करने में हेल्प करता है। नो डाउट जो वीक होते हैं वो भी जिंदा रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो जैसे आपको मामा कहती रहती है कि बेटा ये खाओ, बैलेंस डाइट लो, सारी चीज़ें खाओ, सिर्फ जंक फूड नहीं खाना, आपको जो है ग्रीन लीव्स भी खानी है, आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको और चीज़ें भी सारी इस तरह से खानी है, जो मिल्क भी पीना है। क्यों कहते हैं? उससे इसलिए कहते हैं कि आपका जो बैलेंस डाइट होएगी तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। जैसे क्या होता है ना कि वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये अटैक करते रहते हैं, और जब ये अटैक करते हैं तो हम बीमार होते हैं। तो रेगुलरली जो बीमार बच्चे, वो भी बच्चे जल्दी बीमार होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं लेते हैं। तो इसलिए बच्चों आपको सारी चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि वीक भी सरवाइव करते हैं, यानी जो जिनमें वेरिएशंस नहीं होते हैं वो वीक जो होते हैं, लेकिन वो सरवाइव करते हैं, लेकिन वो कभी बीमार रहेंगे या परेशान रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको ये कहा कि मतलब किसी भी तरह का एडवर्स कंडीशन है, यानी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ भी आ रही है, एडवर्स कंडीशन के अंदर भी जो है, जो पर्टिकुलर स्पीशीज अपने आप को सरवाइव कर जाती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट इज नीडेड, ठीक है ना, और उसके अंदर टू पेरेंट्स आर नीडेड। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंपल फॉर्म के अंदर मैंने सारा जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और आप अगर देखेंगे ना, तो जैसे आप देख रहे हैं जो इसमें स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उसके अंदर सारा मैंने नॉर्मल फॉर्म के अंदर लिख दिया है कि क्या क्या द टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, वो सारा चीज़ एक दिन से शॉर्ट फॉर्म के ब्रीफ के अंदर लिख दिया है। अगर आप जो है इसको भी पढ़ोगे, इसको ध्यान में रखोगे, तो आपको, अगर आपने बेसिक चीज़ समझ ली, तो यू कैन राइट ऑन योर ओन। अब हम बात करते हैं पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम कोशिश करेंगे कि इसी वाले जो सेशन है, इसी वाले पार्ट के अंदर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों को कवर कर लें। अगर नहीं हो पाता तो आज हम ए सेक्सुअल को करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी कवर कर लेंगे। तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, टाइप्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं
फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेकेंड इज द रीजनरेशन, देन बडिंग, देन स्पोर फॉर्मेशन, देन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो एग्जाम्पल है वो है ब्रायोफिलम। आपने कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपका छोटा सा किचन गार्डन रहता है या बड़ा गार्डन रहता है, लॉन रहता है, आपने देखा होगा जो माली जी होते हैं हमारे, जो गार्डनर है, वो कई बार अपन कहते हैं कि है ना ये पर्टिकुलर ये जो है ये वाला प्लांट लगा लो, तो वो क्या करते हैं एक छोटा सा कट लेते हैं। जैसे सपोज करो आपने देखा होगा कभी गार्लिक होता है या अनियन है या जिंजर है, उसका छोटा सा पार्ट ले करके और वो उसको उगा देते हैं। या पोटैटो है, उसको उसके वो मिट्टी के अंदर जरा सा खोद करके उसमें लगा देते हैं और वो डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये है, इट इज अ मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन सम हायर प्लांट इन विच अ न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे उसमें क्या क्या होगा, जैसे रूट है ना, रूट होएगी, स्टेम को ले लेंगे, किसी भी जो दूसरा एक ऑलरेडी एक प्लांट है उसके अंदर से रूट ले लेंगे या स्टेम ले लेंगे या लीफ ले लेंगे। अगर एग्जांपल देखें तो रूट वाले केस के अंदर है स्वीट पोटैटो का आ जाएगा, स्टेम का जो पार्ट लेते हैं वो जिंजर या पोटैटो या अनियन का ले लेंगे, और लीफ वाला लें तो ब्रायोफिलियम ले लेंगे। तो वो जो पार्ट है ना वो डेवलप हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि एक तो ये सस्ता पड़ता है, मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट नहीं आएगी, अच्छी क्वालिटी का जो प्लांट है वो डेवलप होगा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम जो सीड से डेवलप करते हैं ना, पहले हम सीड लेंगे लगाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि अगर हम स्टेम ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो कोई भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो उसके कंपैरिजन में फास्ट होता है, जल्दी उगता है। नेक्स्ट आता है बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है ना, इट्स एक्चुअली अगर देखा जाए ना, इट्स ए एक्सीडेंटल प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में बच्चों कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीजनरेशन और द फ्रेगमेंटेशन। कई बार आपको फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एक जैसा लगता है, तो उसका अभी मैं इसको सारा एक्सप्लेन करने के बाद में उसका बेसिक डिफरेंस बताऊंगा, आपको तो पता चलेगा। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्ट एक्सीडेंटली टूट के गिर जाता है, अलग हो जाता है, तो वो रीडेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, कुछ केसेस के कुछ जो अगर अपन देखें स्पीशीज, जैसे अब देखें लिजर्ड है या एम्फीबियंस हैं, तो जैसे लिजर्ड के अंदर अगर आपने देखा होगा ना बेटा कि जो टेल है वो कट जाती है तो टेल वापस से रीजनरेट हो जाती है, पूरी की पूरी लिजर्ड नहीं आएगी, मतलब टेल आ जाएगी, नई टेल उसमें ग्रो कर जाएगी। लेकिन अगर अपन स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश में अगर पर्टिकुलर आर्म टूट जाए या कोई भी पार्ट टूट जाए तो कंप्लीट स्टारफिश बन जाती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैमल्स में या ह्यूमन बींग्स में अपन कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ होती है, कौन सी सेल्स होती हैं जो रीजनरेट होती हैं। तो इसमें बेसिकली दो रहती हैं, एक तो ब्लड सेल्स, आपने पढ़ा होगा कि ना ब्लड सेल्स नहीं बनती, आरबीसीज नए नए बनते रहते हैं, यानी ब्लड सेल्स नहीं बनेगी। सेकंड लिवर सेल्स, यानी लिवर सेल जो है वापस से ग्रो कर जाती है। इसी तरह से जैसे मैंने मैंने आपको बताया कि लिजर्ड है, लिजर्ड के अंदर अगर टेल कट गई तो जो है वापस से नई टेल आ जाएगी। इस तरह से क्रैब्स है, जो क्रैब है ना उसके जो लैग्स हैं ना, अगर वो टूट के गिर जाते हैं तो नए लैग डेवलप हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बडिंग। बडिंग जो होता है ना वो जनरली जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे हाइड्रा है, यीस्ट है। एक्चुअली क्या होता है, एक लैंग्वेज में अपन समझते हैं तो होता है कि अ बल्जिंग और बड अपीयर्स ऑन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। जैसे एक सपोज करो, एक होता है ना कि बॉडी के अंदर आपने देखा होगा ना कई बार फुंसी जैसी डेवलप हो जाती है, बड जैसी, जैसे फुंसी जैसी आ जाएगी, बड आ जाएगी, वो बड डेवलप हो जाएगी, वो बड डेवलप होकर के फिर वो हट अलग हो जाएगी, उसको हम बडिंग कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जनरली पेनिसिलियम के अंदर, राइजोपस के अंदर होता है। इसमें होगा क्या, जैसे प्रोसेस देखें तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप अगर सपोज करो फंगल हाइफा है तो उसमें क्या होगा, एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या करेगा, फिर उसके अंदर वो जो न्यूक्लियस है ना वो उसमें से न्यूक्लियस डिवाइड होकर के छोटा छोटा उसमें जो मेन साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होकर के हर पार्ट जो है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लेगा और
जो है न्यूक्लियस डिवाइड एक पार्ट जो है न्यूक्लियस ले लेगा, न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ था उसमें से एक पार्ट, इस तरह से वो डेवलप करके नंबर ऑफ स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये स्पोर्स जो होते हैं ना, वो फिर हाइफा में डेवलप हो जाते हैं। बेसिक चीज, मेन चीज ये रहती है कि इसके अंदर कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पोर्स जो होते हैं वो इधर से उधर ट्रांसफर कैसे हो जाते हैं। तो इधर से उधर ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं एयर, हवा में उड़ के चले जाते हैं, पानी में बहकर चले जाते हैं। ये एनिमल्स है, जैसे एनिमल्स है कोई भी जैसे गोट है, काऊ है, वो कुछ खा रही है तो उसका मुंह टच हुआ, वो वहां से जाकर के दूसरी जगह ही वहां पे वापस गए। या कोई भी जैसे बर्ड्स हैं, उनकी बीक टच हुई तो वो जाकर के वहां पे फिर गए, जैसे हनी भी है। तो इस तरह से ये स्पोर्ट्स इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं। मेन चीज जो उसका सबसे बड़ा फायदा आता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक थिक वॉल बन जाती है। उनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो थिक वॉल जो ब्रेक हो जाती है और वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिशन। फिशन क्या होता है, इसको बेसिकली अगर डिवाइड करें तो तीन में डिवाइड कर सकते हैं समझने के हिसाब से हम। एक है मल्टीपल, सेकंड है जो स्प्लिटिंग, एंड थर्ड इज द बाइनरी। मतलब इसको फर्दर अगर अपन समझते हैं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करके समझेंगे तो। मल्टीपल, जैसे देखो क्या होता है, जैसे अपन अगर प्लाज्मोडियम, इसका जो एग्जांपल रहेगा प्लाज्मोडियम, मल्टीपल की अपन बात करते हैं। तो कोई जो ऑर्गेनिज्म है ना, क्या है कि मल्टीपल मतलब बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म है वो टूट करके कई बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाएंगी उसकी, और फिर वो रीडेवलप हो जाएगा। तो वो हो गया मल्टीपल फिशन, यानी एक जो था वो टूटा और नंबर ऑफ डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होकर वापस रीडेवलप हो गए वो। इनमें साइज कुछ भी हो सकते हैं, छोटे बड़े। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होगा, जैसे अमीबा के अंदर आप देखेंगे कि एक जो पर्टिकुलर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो टूट के दो टुकड़ों में आ गया। अब वो छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स साइज का कि दोनों एक एग्जैक्ट साइज के होंगे, एक छोटा भी हो सकता है एक बड़ा भी हो सकता है। उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में डिवाइड हो जाएंगे और वो रीडेवलप हो जाएगा, दोनों अलग अलग बन जाएंगे पूरे। और जो नेक्स्ट है वो है बाइनरी फिशन, ये लेशमानिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा कि मेन चीज ये जो है ना, इसके अंदर इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जैसे डिवाइड हुआ तो उसका जो इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगा, दोनों का साइज एक जैसा होगा, दिस दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। और नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली समझने के लिए लैंग्वेज में आएगा कि द फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ पीस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, जैसे आप रीजनरेशन में मैंने समझाया था आपको, रीजनरेशन जो है एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, और फ्रेगमेंटेशन जो है इट्स नॉट ए एक्सीडेंटल प्रोसेस, ये होता है। मतलब इसमें क्या है, जनरली ये जो है इनवर्टिब्रेट्स में होगा, वर्टिब्रेट्स में नॉर्मली नहीं होता है। इसका एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्पाइरोगायरा है। इसमें क्या होगा कि जो है एक पार्ट उसमें से टूट के अलग हो जाएगा और वो रीडेवलप कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मैंने अभी आपको यहाँ पे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप सारे समझा दिए हैं। अब मैं आपको बेसिकली एक दो दो चीज़ें इनमें और समझा दूँ, ये कि जो मेन चीज़ आ रही है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या तो फायदे हैं क्या नुकसान है, यानी क्या एडवांटेजेस या क्या डिसएडवांटेज या मेरिट डिमेरिट हो सकते हैं। तो इसका जो एडवांटेज की बात करें तो ये क्या होता है, एक सिंपल होता है और बहुत फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाएगा, फटाफट होगा। सिंगल पेरेंट है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम भी नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ये नहीं होगा। जो डिसएडवांटेज आएगा, इसमें एवोल्यूशन नहीं आएगा, नया विकास आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा है, जैसा सेम है वैसा ही रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि अगर जो मेन जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग है वो वाला डिफेक्ट उसमें इनहेरिट कर जाएगा, मतलब उसमें भी आ जाएगा। अब बताते हैं, आपको डिफरेंस बात करते हैं। जो नॉर्मली बच्चे आप कंफ्यूज होते हो कि बडिंग और फिशन में क्या डिफरेंस है, तो बडिंग एंड फिशन के अंदर स्लाइड डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूँ। बडिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई बडिंग में हुआ क्या, बडिंग के अंदर जैसे बड बन गई, जैसे मैंने कहा था ना फुंसी जैसी बन गई, यानी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है जैसा, तो उसके अंदर एक बल्ज मतलब एक हल्की सी गांठ जैसी बन गई, बड जैसी बन गई, और वो फिर
उससे डेवलप हुई, टूट के अलग हुई, नई बन गई। यानी जो पेरेंट है उसमें कोई असर नहीं पड़ा, वो एज इट इज रहेगा, उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। फिशन के अंदर मेन डिफरेंस है इन दोनों में कि फिशन के अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। यानी जैसे वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहा ही, पेरेंट तो रहा ही नहीं ना, वो डिवाइड हो गया। जैसे अगर बाइनरी की बात करें, दो में डिवाइड हो तो नया बन गया, ठीक है। तो पेरेंट तो जो जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था वो तो रहा ही नहीं, नया बन गया। इस तरह स्प्लिटिंग की बात करें तो कम से कम 10-15 में डिवाइड हो गया, तो उसमें वो भी अलग नया बन गया। इसी तरह से लेकिन जो बडिंग है उसके अंदर पेरेंट की आइडेंटिटी बनी रहती है। बडिंग जो होती है ना यानी गांठ जो बनेगी या बड जो बनेगी, वो जो है ना धीरे धीरे बनती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन जो फिशन है वो फास्ट होता है। एक जो थर्ड डिफरेंस आता है कि बडिंग के अंदर जैसे पेरेंट तो बड़ा होगा और वो जो बड बन करके नई बनेगी वो नॉर्मली उसका साइज जो होगा पेरेंट से छोटा होगा। लेकिन फिशन के अंदर नॉर्मली जो साइज है इक्वल रहते हैं, बराबर से रहते हैं। अब बात आती है जो हमको कंफ्यूज करती है, वो है डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। सबसे बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, फ्रेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस, इसके अंदर टूट के अलग हो रहा है, इट्स ए पार्ट। लेकिन रीजनरेशन इज ए एक्सीडेंटल प्रोसेस, इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ भी चीज़ रीजनरेट हो रही है, ज़रूरत पड़ रही है, वो टूट के अलग हो गया तो डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी 6 बने हुए तो 5 सातवां और बन जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्रेगमेंटेशन में क्या रहता है, आइडेंटिकल जो है ना ऑफस्प्रिंग बनेंगे। लेकिन अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो जनरली जो होता है ना उसके अंदर वही पार्ट रीजनरेट करता है जो कि टूट के अलग हो गया है। फ्रेगमेंटेशन में कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन रीजनरेशन के अंदर पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फ्रेगमेंटेशन का अगर एग्जांपल देखें तो स्पाइनो वगैरह आता है। इसी तरह से अगर हम रीजनरेशन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने मैमल्स में बताया था आपको, लिवर सेल्स इन द ब्लड सेल्स हो सकती हैं, है ना। और इसी तरह से लिजर्ड है जो अपनी टेल को रीडेवलप कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है। क्रैब है जो उसको अपने लैग को रीजनरेट कर लेता है टूटने पे। यहाँ पे एक और छोटा सा पार्ट आ रहा है टिश्यू कल्चर का, कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे अगर जो प्लांट उग रहे हैं तो उसका टिप में जहाँ से ग्रो करती है, जैसे नई लीव्स आ रही हैं, या जहाँ से आपने देखा हो जो स्टेम होता है ना, वो जहाँ से ग्रो करता है उसका जो टिप होगा, वहाँ से एक छोटा सा कट लेंगे, है ना। अब ये कट कैसे लेना है वो अपन को समझना होता है ना। वो लेंगे और उसको किसी दूसरे प्लांट में ग्रो कर देंगे टिप को लेकर, या कोई दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम में जिसमें कि उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए सारी, वहाँ पे लगा देंगे, है ना। उसमें जैसे जो टिश्यू का पार्ट ले लेंगे या सेल्स का पार्ट ले लेंगे तो वो नया प्लांट में डेवलप हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का ये आता है कि टिश्यू कल्चर जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मेन एडवांटेज ये है कि बहुत फास्ट टेक्निक है, ये फटाफट फटाफट ग्रो करेगा ये, और नंबर ऑफ प्लांट्स को इसके द्वारा ग्रो कर सकते हैं जिसमें, और वो डिजीज़ फ्री रखे जा सकते हैं। अगर सपोज करो जो पहले वाले प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ आ रही है तो जो नया हमने टिश्यू कल्चर के द्वारा जो डेवलप किया उसमें हम उसको डिजीज़ फ्री रख सकते हैं, उसमें कोई बीमारी ना हो, ऐसा चीज़ हम कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस पार्ट को इस वाले पार्ट में उसको फिनिश कर दिया है। हम नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।